किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। ग्रामीण भाइयों, पशुपालक भाइयों, राम राम। देखो भाई लोगों, मैं चौपाल में आता रहा और आप लोग नई नई जानकारी दिलाता रहा, ताकि आप लोग बा जानकारी लेके और आपको भविष्य है वो उज्जवल बनाता रहो। जो कि आज आपा चौपाल में जानकारी बा देंगा कि पशुओं के लिए पशुओं को संतुलित पौष्टिक आहार के तरीके से तैयार करो जा और के तरीके से पशुपालन लाभ दे भी की जानकारी लेके आज अपने चौपाल में पधारिया ही डॉक्टर श्री अशोक कुमार साहनी साहब। आप पूर्व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान में कार्यरत। साहनी साहब, चौपाल में आपको बहुत बहुत स्वागत है साहब। नमस्कार साहब। साहनी साहब, जहाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप बात करा तो खेती बाड़ी और पशुपालन दो व्यवसाय ऐसा ही जिका किसान ने और गांव के ग्रामीण आदमी ने तैयार करता रहे। अगर खेती बाड़ी कमज़ोर हो जाए तो पशुपालन एक ईशो व्यवसाय है, ब्यूं बिको बेड़ो पार होतो रहे। तो आप बात करा कि संतुलित आहार, पौष्टिक आहार जी आ के चीज़ है। पौष्टिक आहारों के आसे आपने किसान भाइयों ने, पशुपालक भाइयों ने बता दो अच्छी तरह से। देखिए, संतुलित पौष्टिक आहार एक पशु को 24 घंटे में उसके शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, जल, ये सारे जो आवश्यक तत्व हैं 24 घंटे में उसके शरीर निर्वाह के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, उसकी उत्पादन क्षमता के लिए, उसकी प्रजनन क्षमता के लिए, ये जितने भी आवश्यक तत्व शरीर के लिए आवश्यक हैं, इसी को संतुलित पौष्टिक आहार कहते हैं। जैसे हम अपने भोजन में, अपनी थाली में, जब हमारी माताजी या हमारी धर्मपत्नी या हमारी बहन हमको थाली परोस कर देती हैं तो उसके अंदर सारे आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे हमारा संतुलित पौष्टिक आहार हमारे लिए बनता है। जैसे रोटी, चावल, ये कार्बोहाइड्रेट हैं, और जैसे दाल है, ये प्रोटीन है, रोटी चुपड़ के देती है हमारी माताजी तो वो घी है, और जैसे जो सलाद है ये इससे विटामिन हमको प्राप्त होते हैं, नमक से हमको खनिज लवण मिलता है, और पानी का गिलास जल। इसी तरह से जिस तरह से ये एक संतुलित पौष्टिक आहार हम ग्रहण करते हैं, इसी तरह ही हमारा पशु भी संतुलित पौष्टिक आहार लेता है। इस बात की अच्छी तरह से जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को होनी चाहिए। कहने को मतलब सानी साहब वो है कि भी सारी चीज़ों की पूर्ति हो जा जी, ताकि शरीर को विकास बढ़िया हो जी बात आवे। आपा संतुलित पौष्टिक आहार कहीं तैयार करा बिन कौन सा घटक हैं बासु बिन बहुत अच्छो बनायो जा सके बी की जानकारी आपा अपने पशुपालक भाइयों दे दें तो वह भी तरीके से बनावे और लाभ ली। देखिए, एक संतुलित पौष्टिक आहार के अंदर 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पशु को
खाखला, कुट्टी जिसको तूड़ा बोलते हैं, उसको तूड़ा या भूसा, उससे भूसे से, तूड़ी से ये मिलता है उसको। और प्रोटीन उसको जितने भी सोयाबीन है, सारी दालें हैं और जितने भी ये खल हैं, इनसे उसको प्रोटीन मिलती है। और वसा, जिस तरह से हमको वसा घी से, तेल से हमको मिलती है, इसी तरह से जैसे बिनौला है या सरसों के बीज हैं, तेल है, घी है, इससे पशु को वसा प्राप्त होती है। और खनिज लवण जैसे नमक है और जैसे काला नमक है, सेंधा नमक है, और जितने भी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, सेलेनियम, निकल, जितने भी खनिज लवण हैं, ये खनिज लवण पशु को आवश्यक रूप से 60 ग्राम रोज़ाना देना चाहिए। इसके अलावा पशु को नमक जो है ये भी आवश्यक रूप से 50 ग्राम रोज़ाना देना चाहिए। और एक बड़े पशु को 40 से 45 लीटर रोज़ाना जल आवश्यक रूप से, शुद्ध और स्वच्छ जल मौसम के अनुसार उसको देना चाहिए। अच्छा, जहाँ आप लोग चीज़ा बताई, आपने बताई डॉक्टर साहब ने, तो आपने गांव में के काम करें जी कि थोड़ी मेहनत कम करनी चाहें जी तो बने बनाए लियावा का बाजार से लियावा, जी तो पशु आहार संतुलित पशु आहार पौष्टिक आहार है। जी आप घर बनावा वो बढ़िया रहे या बाजार से लियावा वो बढ़िया रहे, ताकि आप समझा दो बाजार में शायद महंगो भी पड़ा है, जी बीकी क्वालिटी भी शायद कमजोर आती होगी। जी आज के फर्क हुआ है वो विस्तार से अगर आप पशुपालक भाइयों ने बता जा जी तो वह भी सुधार कर ली। देखिए, पशुपालक भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बाज़ार से ये पशु आहार जो हमारे पशुपालक भाई ख़रीदते हैं, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे बाज़ार से ख़रीदा हुआ डबल रोटी, पिज़्ज़ा, बर्गर और एक घर के खाने में जितना अंतर है, इसी तरह से ही एक बाज़ार से ख़रीदे हुए जो पैलेट्स, जिनको गोलियां बोलते हैं, वो जो हमारे पशुपालक भाई ख़रीद के लाते हैं, उसमें और एक घर में जो पशु आहार तैयार किया जाता है, इतना ही अंतर है। जो घर में पशु आहार तैयार हमारे पशुपालक भाई करेंगे, एक तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, उसका खर्चा कम होता है और वो शुद्ध होता है और हमारी आंखों के सामने तैयार किया गया होता है। जो बाज़ार में जो पैलेट्स बोलते हैं, गोलियां, जिनको जो पशु आहार बना हुआ आता है, एक तो महंगा होता है और उसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छी कंपनियों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो घटिया कंपनी है वो बाज़ार में जितना भी घुन लगा हुआ बाजरा, मक्का, गेहूँ, जितना भी अनाज है जो घुन लगा हुआ है, वो सारी ये जो घटिया जो निर्माण कंपनी, जो पशु आहार बनाने वाली निर्माण कंपनियां हैं, इसको पैलेट्स बना करके और उसको बोरियों में बंद करके बेचते हैं। तो इसकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में बहुत ही निम्न श्रेणी की है। तो मैं पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि हमें पशु आहार अपना घर पे बनाना चाहिए और बनाने की विधि बहुत ही आसान है। उसमें क्या करना है, उसका 1/3 हिस्सा तो जो अनाज हैं, अब अनाज में भी मिश्रित अनाज आप ले लीजिए, जैसे उसमें गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, इस तरह से वो भी मौसम के अनुकूल। अगर गर्मी है तो उसमें जौ मिला दीजिए, अगर सर्दी है तो उसमें बाजरा और मक्का मिला दीजिए। तो जिस तरह से मिर्च सी रोटी खाते हैं, इसी तरह से उसका 1/3 भाग गेहूँ, चना, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो जाएंगी। और 1/3 हिस्सा खल के रूप में, जैसे ये खल आप देख रहे हैं, ये सरसों की खल है। अब जो भी आपके पास उपलब्ध खल है, चाहे तो वो सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, सोयाबीन की खल है, और सबसे अच्छी जो है वो बिनौले की खल है। और सर्दी के मौसम में तिल की खल बहुत ही अच्छी रहती है। तो तिल की खल एक तो क्या पशु को सर्दी से बचाती है और इसकी पौष्टिकता बहुत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पौष्टिक है और इससे इसमें वसा की मात्रा भी बढ़ती है। तो 1/3 हिस्सा खल का रहना चाहिए और 1/3 हिस्सा चापड़, चूरी, जैसे गेहूं की जो चापड़ होती है वो, और जितनी भी दालें हैं, चाहे तो वो अरहर की दाल है या ये जो चना है इसकी जो छिलका है इसकी, और जितनी भी दालें हैं इनकी छिलके, और जितनी भी दालें हैं, चाहे वो चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, इसको दल करके 1/3 हिस्सा वो मिला दें और इसमें 1 किलो नमक मिला करके ये 100 किलो का एक जो मिश्रण तैयार हो जाएगा, ये एक संतुलित पौष्टिक आहार हो जाएगा। अब जिस समय हम इसको पशु को खिलाएंगे उस समय हमको खनिज लवण, इसमें 60 ग्राम खनिज लवण इसमें मिला करके हम देंगे,
तो ये एक संतुलित पौष्टिक आहार हमारे पशु के शरीर के लिए आवश्यक है। ये उसके शरीर निर्वाह के लिए भी आवश्यक है और उसके प्रजनन क्षमता के लिए, उत्पादन क्षमता के लिए, इन हर उसके शरीर के लिए ये जो पशु आहार हमने घर पे तैयार किया है उसको हम दे सकते हैं। एक तो ये जो पशु आहार है इसको बहुत ही पशु चाव से खाएगा और ये ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। उन पैलेट्स को, क्योंकि पैलेट्स की जो गुणवत्ता है, जो उसका स्वादिष्ट है वो कम हो गया, क्योंकि उन पैलेट्स को बहुत हाई टेम्परेचर पर मशीनों में उनको गर्म किया गया है, तो उन पैलेट्स को जानवर खाने में पहले अपनी नाक से कोड़ता है, जबकि इस तरह के आहार को पशु तुरंत ही पकड़ लेता है। अब इसमें भी मौसम के अनुसार ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो इस आहार को हम पका करके देंगे और इस आहार में हम ये गुड़ आप देख रहे हैं, इस गुड़ को मिला करके, ये गुड़ की डली आप देख रहे हैं, ये गुड़ जो है अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो ये सर्दी से क्या है, एक तो इसका पशु का दूध बढ़ेगा, एक सर्दी से इसका बचाव होगा। तो ये गुड़ ये दें, या एक काला गुड़ आता है जो लपटी बोलते हैं जिसको, काला गुड़ इसमें और मिला करके देंगे तो हमारे जो पशु आहार की गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर गर्मी का मौसम है तो हम ये जो पशु आहार हमने बनाया इसको भिगो करके देंगे, और अगर बरसात का मौसम है तो इसको हम सूखा आहार देंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में पशु वैसे ही हरा चारा काफ़ी खाता है, पानी की काफ़ी प्रचुरता रहती है, तो उस मौसम में ये सूखा आहार हम परात में डाल के या उसकी जो ठाने हैं उसमें हम डाल के देंगे, या उसको जो सूखा या हरा चारा उसके ऊपर हम इसको बना के देंगे, सानी बना के देंगे तो उसको बहुत ही चाव से खाएगा और ये बहुत ही स्वादिष्ट, और इसको पशु बहुत ही प्रेम से खाएगा। तो पशुपालक भाइयों, डॉक्टर साहब ने बात बताई है, बात मेरे अच्छी तरह से समझ में आ गई, मेरे अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आपके भी आ गई। यानी जको आप घर रोटी बना के खावा या बाजार में खावा वो फर्क अपनी रोटिया में भी तो ही आप पशु के लिए आहार बनावा भी में ये वास्ते थोड़ी सी मेहनत आप करनी पड़ेगी। आपने पशुओं के खाने पीने की चीज़ आप अपने घर ही तैयार करांगा तो भी में अपनी लागत भी कमाओगी और भी पौष्टिकता भी ज़्यादा रहेगी। क्यों डॉक्टर साहब? जी। तो डॉक्टर साहब आगे बात आवे कि एक वयस्क यानी जवान पशु हुए जी पूरो जी बी के खान पान में के तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बी की जानकारी और दे दो। देखिए, एक जो स्वस्थ पशु है जिसका वजन लगभग 400 किलो है, चाहे वो गाय है या भैंस है या बैल है, जो भी है, तो उसको कितना आहार देना चाहिए ये हमारे पशुपालक भाइयों को पता होना चाहिए। उसको सूखा चारा 6 से 8 किलो, सूखा चारा मतलब जैसे उसको तूड़ा है या कड़ब है, ये 6 से 8 किलो, और जो हरा चारा है जैसे बरसीम है, रिजका है। अब जो ये हरे चारे, इसमें भी 2 तरह की हैं, एक तो फलीदार और एक बगैर फली वाले। अब फली वाले जो चारे हैं जो प्रोटीन युक्त होते हैं चारे, जैसे मटर, चना, बरसीम, रिजका, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और इससे पशु का दूध भी बढ़ता है। तो ये जो है करीब 25 से 30 किलो हरा चारा पशु को देना चाहिए। और ये जो चारे हैं, चाहे तो सूखा चारा है या हरा चारा है, इसको कुट्टी करके पशु पालक को इसको कुट्टी करके देना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे जैसे कड़ब है, अगर उसकी पूरी फड़ हम जानवर को डाल देंगे तो एक तो उसमें जानवर क्या है, जो ऊपर का तो वो पशु खा लेगा लेकिन उसकी जो जड़ है उसको नहीं खाएगा। अगर हम उसको कुट्टी करके छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसको देंगे तो पशु एक तो उसको बड़े चाव से खाएगा, और पूरा जो हमारा जो पेड़, वो जो हमारा पौधा था, वो पूरा आहार पशु ले लेगा, और उसका ना तो एक तो ज़मीन पे गिरेगा, और उसकी जितनी भी मतलब पेड़ सारा उसको, वो पशु उसको बड़े प्रेम से उसको खा लेगा। तो इसको कुट्टी करके देना चाहिए। और तो ये 6 से 8 किलो सूखा चारा और 25 से 30 किलो उसको हरा चारा देना चाहिए। इसके अलावा जो बाँट है, करीब से 2 से 2.5 किलो बाँट उसको आवश्यक रूप से देना चाहिए। इसके अलावा उसको जो खनिज लवण है वो 60 ग्राम रोज़ाना देना चाहिए। 50 ग्राम नमक देना चाहिए रोज़, नमक चाहे सेंधा नमक हो या काला नमक हो या साधारण नमक भी दे सकते हैं। और 40 से 45 लीटर पानी आवश्यक रूप से देना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा जल देना चाहिए, अगर सर्दी का मौसम है तो ताज़ा या थोड़ा गर्म पानी देना चाहिए। और अगर बरसात का मौसम है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके में कोई काई वगैरह तो नहीं होना चाहिए। जो हमारी खेलियाँ हैं वो साफ़ होनी चाहिए, और इस बात का विशेष रूप से पशुपालक भाई ख्याल रखें, जो हमारी खेलियाँ हैं वो साफ़ होनी चाहिए। और उन खेलियों को समय समय पर, ये देखिए आप, ये चूना है, ये कली जिसको बोलते हैं, इसके अंदर
काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। जो पानी की खेली, जो सीमेंट की खेली है, उसको आप, ये जो चूना है, ये कली, इसको रात को आप 1 किलो को पानी में भिगो दें, तो रात को ये भीग करके इसकी जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकल जाएगी और ये बिखर जाएगा। और इसको सवेरे आप पानी की खेली में डाल दें और पानी की खेली को एक बार ब्रश से अच्छी तरह पोत भी दें। इसको नीचे आप डाल देंगे तो वो जो पानी है सफ़ेद रंग का हो जाएगा। यही पानी आप सारे पशुओं को पिलाएं। शुरू में तो हो सकता है पशु इसको ना पिए, पर 1 बाल्टी पानी में आप 1 लोटा डालें, धीरे धीरे दूसरे दिन 2 लोटा, फिर 3 लोटा, फिर धीरे धीरे पशु इस पानी को पीने लग जाएगा। इस पानी से पशु को नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम है वो मिलता रहेगा और ना तो पशु कभी थकेगा, ना उसकी कभी कैल्शियम की कमी आएगी, ना उसको कोई जो मिल्क फीवर नाम की बीमारी हो जाती है, इस बीमारी से पशु बचा रहेगा और बराबर मात्रा में पशु दूध देता रहेगा। साथ ही उसको पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण भी देते रहें। सानी साहब, आज आप पत्ती भी ले आओ जी, नीम की पत्ती है, दूसरी पत्ती है जी, हम क्या बतानी चाहो भी बताओ। देखिए, हमारा जो पशु आहार है इस बात का विशेष रूप से पशुपालक भाई ध्यान रखें कि एक तो हमारा पशु आहार, सबसे पहली बात है कि वो पौष्टिक होना चाहिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन ये सब होने चाहिए और ये आसानी से सुलभ होना चाहिए। साथ में ये सस्ता भी होना चाहिए। अब ये अवयव हमको कहीं से भी प्राप्त हो, ये हमारी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये सहजना है, ये सहजना के पेड़ गाँवों में खूब लगे होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण है, कैल्शियम है, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है, तो इससे पशु का दूध बढ़ता है। इसी तरह से और कई, जैसे बकरी है, भेड़ है, तो ये ज़्यादातर बाहर चरना पसंद करती है, बजाय घर में बाड़े में चरने के बाहर चरना पसंद करती है। और ये बकरी अपना दोनों पिछले पैर नीचे रख के अगले दोनों टांग उठा करके, और ये जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये नीम की पत्ती, पाकर, पीपल, ये बबूल, इस तरह के पत्ते, शहतूत, इन तरह के पत्ते खाना पसंद करती है। तो जिस तरह से ये अगर चारे, अगर गर्मी का मौसम है तो अगर ये पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां अगर आसानी से उपलब्ध हैं तो हम कम लागत में और अपने पशु को जिंदा भी रख सकते हैं और संतुलित पौष्टिक आहार की जितने भी उसके अवयव हैं उनकी आपूर्ति कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। और ख़ास तौर से अब ये जो सर्दी का मौसम आ रहा है, अब इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में गाजर, मूली, शलगम, बंद गोभी के पत्ते, ये सब्जी मंडी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमारे पशुपालक भाई इन सब्जियों को बाज़ार से शाम के टाइम ये काफ़ी बच जाती हैं। हमारे जो फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, तो इनसे ख़रीद करके हमारे जो पशु हैं इनको खिला सकते हैं। तो इनसे भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ए भी मिल जाएगा और ये काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं। क्योंकि बाज़ार से जो भी हम पशु आहार खरीदेंगे, एक तो काफ़ी महंगा है और एक उसकी गुणवत्ता भी कम है और इसकी पौष्टिकता भी कम है और काफ़ी महंगा है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करेंगे तो कम लागत में अच्छी पौष्टिकता का आहार अपने पशुओं को खिला सकते हैं। तो ग्रामीण भाइयों, बात बैठे वापिस आवे कि आप सस्तो पौष्टिकता को अगर आहार पसंद देना चाहवा तो आपने गांव में क्षेत्र के हिसाब से जकी भी पत्तियां मिलें, नीम की मिलो, सहजने की मिलो, खीजड़ी की मिलो, वह पत्तियां अगर आप खिलावांगा को एक संतुलित पौष्टिक आहार पशु ने मिल जागो और आप लोग सस्ते में काम बन जागो। डॉक्टर साहब, बात आगे आवे कि एक दुधारू पशु है जी, दुधारू पशु ने कौन सो पौष्टिक संतुलित आहार आपा दें कभी को दूध बढ़े जी और लागत कम आवे जी, ताकि ज़्यादा फायदो हो और पशु एकदम तकड़ो स्वस्थ बने रहे। देखिए, एक दुधारू पशु से पर्याप्त मात्रा में दूध देने के लिए ये आवश्यक है कि उसको बाँट पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। अगर एक गाय है, अगर वो दूध दे रही है तो 1 किलो दूध पर उसको 400 ग्राम बाँट देना आवश्यक है। और अगर एक भैंस है तो उसको 1 किलो दूध पर उसको 500 ग्राम बाँट देना आवश्यक है। अगर 10 किलो एक गाय दूध दे रही है तो उसको 4 किलो बाँट तो उसके दूध के लिए आवश्यक है, 4 किलो बाँट तो दूध के लिए आवश्यक है, साथ में 2 किलो बाँट उसके शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। यानी कि उसको 4
प्लस 2 बराबर 6 किलो बांट उसको आवश्यक रूप से देना चाहिए। साथ में जितना मैंने आपको बताया उसको सूखा चारा 6 से 8 किलो, हरा चारा उसको 25 से 30 किलो, जल उसको 45 से 50 किलो, खनिज लवण, नमक ये तो उसको देना ही है। तो इस तरह से उसको पर्याप्त मात्रा में उससे हम दूध ले सकते हैं। अगर हम बांट उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे तो पशु का दूध कम हो जाएगा और उससे पशुपालक को आर्थिक नुकसान होगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अब ये जो मौसम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दीपावली से लेकर के होली तक का मौसम पशुपालन की दृष्टि से सर्वोत्तम मौसम है। इस मौसम का हमको भरपूर लाभ उठाना चाहिए और हम अच्छी गुणवत्ता का अगर उसको संतुलित पौष्टिक आहार उसको देंगे तो हम पर्याप्त मात्रा में उससे दूध उत्पादन कर सकेंगे और उसकी प्रजनन क्षमता को भी हम उसको बढ़ा सकेंगे। तो इस मौसम अब जैसे जैसे अब थोड़ी सर्दी बढ़ती जाएगी, ये मौसम पशु के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मौसम है और इस मौसम का पशुपालकों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो सानी साहब बात आगे आवे गाभिन पशु है आपनो जी जो गर्भावस्था में हुए, जी चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, जी बिल्कुल सो आहार दा ताकि सर्वोत्तम आहार हुए, जी आने वाली नस्ल भी की बहुत सुंदर हुए, अच्छी हुए जी। और दूध की बढ़ोतरी भी अच्छी हो। देखिए, एक जो गाभिन पशु है, अगर गाय है तो गाय 9 महीने 9 दिन में भी आती है, भैंस है तो वो 10 महीने 10 दिन में भी आती है, बकरी भेड़ 152 दिन में भी आती है। तो वैसे गाय भैंस की अपन बात करें तो इसका जो गर्भकाल है उसके जो अंतिम 2.5-3 महीने हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंतिम जो 3 महीनों में उसके जो गर्भ का विकास वो 60 से 70% उसका विकास होता है। तो अगर अंतिम 2.5-3 महीनों में हमने उसके आहार पर पूरा ध्यान दिया तो उससे हम उसकी ब्यात के बाद में हम उससे पर्याप्त मात्रा में दूध ले सकते हैं और वो एक तो आसानी से ब्याह जाएगी, वो जेर डाल देगी और उसके अंदर कोई भी गर्भाशय शोथ वगैरह इस तरह की कोई बीमारियां नहीं होंगी और पशु पर्याप्त मात्रा में दूध देगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़वार 2.5-3 महीनों में, अंतिम जो गर्भकाल के 2.5-3 महीनों इन्हीं दिनों में होती है। तो इस काल में 2 किलो आहार तो हम उसके शरीर निर्वाह के लिए दे रहे हैं, 2 किलो आहार हमको उसको गर्भकाल के लिए देना है। तो 2 + 2 = 4 किलो अगर हम उसको पशु आहार देते रहेंगे तो उससे हम ब्याने के बाद में पर्याप्त मात्रा में दूध ले सकेंगे। इस बात का विशेष रूप से आप ख्याल रखें। और साथ में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि गर्भकाल के 2 महीने पहले पशु का दूध निकालना बंद कर दें ताकि उसकी जो दुग्ध स्रावक ग्रंथियाँ हैं उनको पर्याप्त मात्रा में विश्राम मिल सके और पशु के ब्याने के बाद में पशु आसानी से उसका दूध श्रवण हो सके और उसके बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके और हमको भी पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। अच्छा, एक अपने पशु आपा चरागाह में जी, चाहे आपनो वो खुद को हो चाहे सार्वजनिक चरागाह में या घर पर चरानो, कौन सा उचित होवे, कौन से में ज़्यादा लाभ होवे, इन भी कोई फर्क है तो वो बता दीजिएगा। देखिए, आज से 25-30 साल पहले हमने देखा कि हमारे जो पशु थे वो चरागाह में ही चरने जाते थे। सवेरे गायों को, भैंसों को, पाडी को, बछड़ियों को सवेरे खोल दिया जाता था और वो दूध निकालने के बाद उन्हें खोल दिया जाता था और वो चर के शाम को आ जाती थी और फिर शाम को उनका दूध निकाल लिया जाता था। उनके साथ में सांड भी रहता था। तो एक तो वो प्राकृतिक रूप से उनका गर्भाधान हो जाता था और पशुपालक को पता ही नहीं पड़ता था वो कब गर्भाधान हो गई, और वो जब उसका ब्याने का टाइम आया तो पशुपालक को पता है भाई ये तो गाभिन है, तो पशु आसानी से ब्याह जाता था। तो जो चरागाह में जो पशु चरने के लिए जाते थे वो पर्याप्त मात्रा में नेचुरल ग्रेजिंग करते थे। पशु को सबसे ज़्यादा आनंद आता है नेचुरल ग्रेजिंग में। जो घास पशु खाता है उसको, जो कुदरती जो उगी हुई घास है उसको खाने में बहुत ही आनंद आता है, बजाय जो हम उसको ठानों में जो उसको हरा चारा या उसको बांट वगैरह देते हैं, बजाय उसके पशु ज़्यादा पसंद करता है कि हम उसको जो प्राकृतिक जो चरागाह है उसमें वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एक तो उसका क्या पर्याप्त मात्रा में व्यायाम हो जाता है, पशु पोटा करता है, पेशाब करता है, उसको भूख लगती है, उसके सारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनका पर्याप्त मात्रा में व्यायाम हो जाता है। और पशु चूँकि
सांड के साथ में, सांड भी साथ में ही रहता है, तो वो कुदरती रूप से वो ताव में भी आ जाता है और पशु गाभिन भी हो जाता है। तो चरागाह में पशु का चरना बहुत ही लाभकारी है, पशु के लिए भी, पशुपालक के लिए भी। और मैं एक बात और पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी चूँकि इस वर्ष परमात्मा की असीम कृपा से बहुत बरसात हुई है और हरा चारा चरागाहों में, रेल की पटरी के नज़दीक, सड़कों के नज़दीक और जितने भी खेतों में हरा चारा अभी भी पर्याप्त मात्रा में है। तो अपने पशुओं को जितना हो सके आप खुला में छोड़ दें और जितनी घास लगी हुई है मेंढों पे, रेल की पटरी के पास में, वनों में, जहाँ भी है, तो उनको जितना कुदरती रूप से वो अगर चारा वो हरी घास खाएंगे, एक तो उनको काफ़ी उसको अच्छा लगेगा, उनकी पौष्टिक आहार उनको मिलेगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनको भूख अच्छी लगेगी। तो और दिवाली तक ये जो घास अभी तक जो कुदरत ने हमको पैदा करी है, दिवाली तक ये सूखने लगती है। तो अब मुश्किल से 19-20 दिन है, तो इस 19-20 दिन का लाभ हमारे पशुपालक भाइयों को पर्याप्त मात्रा में उठाना चाहिए। ये जो लगी हुई घास है, या तो इसको खोद लाएं, अगर खोद के नहीं ला सकते तो पशुओं को खुले रूप में छोड़ दें, ताकि पशु इनको जो नेचुरल ग्रेजिंग है इसका वो भरपूर आनंद ले सकें। दूध की बढ़ोतरी के तरीके से है वो भी बताओ जा। देखिए, दूध के लिए मैंने आपको बताया कि पशु को पर्याप्त मात्रा में घर का बना हुआ जो अपन बाँट उसको देंगे वो उसको दें। और दूध बढ़ाने के लिए पहले तो हमारे जो जानवर जो चरागाह में जाते थे वो शतावरी, कई तरह की जड़ी बूटियाँ, वो घास के साथ साथ कई तरह की जड़ी बूटियाँ, शतावरी, अश्वगंधा, नीम, पीपल, ये कई तरह की वो जड़ी बूटियाँ पशु खा करके आते थे और पशुपालक शाम को उनका दूध निकालते थे। तो वो सारे जो उसने दवाइयों रूप की जो वो वनौषधियाँ जो उसने खाई हैं, वही वनौषधियों दूध के रूप में हमें प्राप्त हो जाती थी और उससे हम और हमारे बच्चे वही दूध पीते थे। वो ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, पौष्टिकता उनको मिलती थी, उस दूध से पौष्टिकता मिलती थी। चूँकि अब न तो चरागाह रहे, तो कहने को मतलब सानी सा वो है कि मतलब प्रकृति को चरता भी दूध ज़्यादा बढ़तो जी। आप चौपाल में पधारा जी, पशुपालन पौष्टिक आहार के तरीके से जो दूध बढ़ोतरी के तरीके से लिए जा की जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपनी चौपाल को टाइम अठी खत्म हुआ, चला राम राम साहब। राम राम साहब। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।